सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब और नमस्कार पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ आपके साथ खरी खरी और तीखी बात करने आया हूं। मुमकिन है कि मेरी यह बात कुछ लोगों की भवें तान दे, उनकी पेशानी पे बल पड़ जाए, लेकिन जो कुछ मैं कहने वाला हूं उस पे सोचने की जरूरत है। धर्म और जाति से परे एक भारतीय की तरह, एक हिंदुस्तानी नागरिक की तरह। बात है 27 मई की कि जब नुपुर शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, और उधर नवीन जिंदल, जो कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये दोनों प्रवक्ता पार्टी की विचारधारा, पार्टी के एक्शन, पार्टी के प्लान, इसके प्रचारक हैं। पार्टी जो इशारा उन्हें देती है, ये दोनों उसी पे चलते हैं और ये प्रवक्ता का काम होता है। बात उस वक्त खराब हो गई कि जब पार्टी को खुश करने के लिए या पार्टी के जो ऊपर के लोग हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनको खुश करने के लिए और जो बहुत ही निचली सोच के और पिछड़ी हुई सोच के जनता है, उनमें से एक मेजॉरिटी को खुश करने के लिए नुपुर शर्मा ने एक बड़ा ही घटिया बयान दिया। और वो बयान भी था हजरत मोहम्मद के बारे में, जो कि मुसलमानों के प्रॉफिट हैं, उनके पैगंबर हैं, जिनकी अजमत का ये आलम है कि लोग जो उनके पैरोकार हैं, चाहने वाले हैं, यानी कि मुस्लिम्स, वो न तो अपनी जान की परवाह करते हैं, न अपनी माल की परवाह करते हैं। वो अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, बड़े से बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, लेकिन अगर हजरत मोहम्मद के बारे में एक भी अपशब्द कह दिया गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये बात सिर्फ हमारे देश में नहीं है, बल्कि मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। उन 57 इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहा हूं कि जहां पे मुसलमान आबाद हैं, और मैं उन देशों की भी बात कर रहा हूं कि जो इस्लामिक कंट्रीज नहीं है, लेकिन जहां पे मुसलमान आबाद हैं। नुपुर शर्मा ने अपने जोश में हजरत मोहम्मद के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें कही कि कोई भी शरीफ इंसान न तो ये कह सकता है और न तो ये सुन सकता है। और जब बात आस्था की हो तो फिर कोई भी बात एक अलग रंगत इख्तियार कर जाती है, और इसका साथ दिया दिल्ली के नवीन जिंदल ने। कहने को तो इन्होंने कह दिया, लेकिन इसका परिणाम ग्लोबली, पूरे इंटरनेशनली क्या निकल सकता है, यह शायद इन लोगों ने सोचा नहीं था, क्योंकि इन लोगों को बकवास करने की आदत है। बकवास करते रहते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पे हमें बोलने की आजादी, रहने की आजादी, खाने की आजादी, यानी कि एक आजाद जिंदगी गुजारने का हमारे संविधान ने हमें हक दिया है, पर हम कुछ और ही कर रहे हैं। संविधान को बिल्कुल साइड में रखकर हम अपने भाइयों के दुश्मन बने बैठे हैं, नफरत की खेती कर रहे हैं, कभी अजान के नाम पे, कभी बीफ के नाम पे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, यानी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक ऐसा इशू हम निकालते रहते हैं कि जिससे हमारे देश का वातावरण बिगड़ता रहे। हमसे मुराद हम नहीं, हमसे मुराद आप नहीं, हमसे मुराद यहां पर वो लोग हैं जो इस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं, जिनकी सोच ऐसी है, और जो लोग हमेशा पूरे देश को किसी न किसी मसले में, किसी न किसी इंतशार में डालते रहते हैं, जैसा कि इस बार नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने किया। जब ये बात सामने आई, उसके बाद न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि बाहर के देशों में, खाड़ी के देशों में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। इतना बड़ा तूफान कि जिसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता था। और उसके बाद चूंकि आहानत की गई थी, बेइज्जती की गई थी, अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, वो भी हुजूर
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसका परिणाम यह हुआ कि बाहर के देशों ने हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लेने का एक तरह से न सिर्फ ये कि ऐलान कर लिया, बल्कि कुछ लोग तो इस बात के लिए पूरी तरह से उतारू हो गए। हमारे देश के तकरीबन 70 लाख हिंदू जो बाहर के देशों में बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, उन पे तो मानो एक आफत सी आ गई। सारे के सारे लोग वहां पे सर्विस करने नहीं गए, बल्कि उनमें लाखों लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जाकर वहां अपना खुद का कारोबार स्टैब्लिश किया, अपने मकान बना लिए, अपनी फैमिली को वहां बुलवा लिया और एक कंप्लीट समाजी जिंदगी बरसों से वहां बिताने लगे। पर क्या हुआ? इस घटिया से बयान के बाद यह आफत नुपुर शर्मा पे या नवीन जिंदल पे तो बाद में आई, और बाद में आफत भी क्या आई कि उन लोगों ने कहा बाद में कि हमारा यह मकसद नहीं था, हमने ये सोचकर नहीं कहा था। हालांकि उनका ये वीडियो नेट पे मौजूद है और जो कुछ उन्होंने कहा उसे देखा जा सकता है। वो बात इतनी गलत है कि उन्हें मैं अपने लफ्जों में दोहरा भी नहीं सकता। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि बाहर में हमारे जो भारतीय थे, नॉन मुस्लिम्स, उनको वहां की सरकार ने, वहां के मुल्क ने वापस हिंदुस्तान भेजना शुरू कर दिया। बरसों की जमी जमाई एक जो संपत्ति थी वो टूट गई, बच्चों का फ्यूचर खतरे में आ गया, उनकी अपनी जिंदगी पामाल हो गई। पर इन बातों से इन्हें क्या लेना? इन्हें तो जहर फैलाना है, इन्हें तो नफरत फैलाना है, और ये वही काम कर रहे हैं। यहां पे रहने वाले जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो तरह तरह से मुसलमानों के साथ अत्याचार करते रहते हैं, दुर्व्यवहार करते रहते हैं, उनके धर्म को निशाना बनाते रहते हैं, उनके खान पान पे, उनके रहन पे, उनकी तमाम चीजों पे कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। कभी मॉब लिंचिंग होती है, तो कभी मंदिर के नीचे किसी शिवलिंग का ऐलान किया जाता है, कभी ताजमहल को बताया जाता है कि ये कोई ताजो महल है। यहां तक कि अपनी बदजबानी में ये लोग मक्का शरीफ तक पहुंच गए। अभी हालिया बीजेपी की ही एक प्रवक्ता थी, या वो लीडर थी, या वो क्या थी, ये तो पार्टी जाने और वो जाने, क्योंकि हमारी बीजेपी का एक चेहरा ये भी है कि जब ये देखती है कि वो फंस रही है किसी मुद्दे में, तो फौरन अपना दामन झाड़ देती है और ये कहती है कि वो जो है वो फ्रिंज एलिमेंट है। खुद अपने पार्टी के प्रवक्ता को भी उन्होंने फ्रिंज एलिमेंट बताया। अब ऐसे में क्या किया जाए, क्या कहा जाए? लेकिन जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जो नताइज सामने आ रहे हैं, इसने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये सिलसिला अगर नहीं रुका, अगर बीजेपी ने ऐसे लोगों पे अपनी कमान को मजबूत न किया, इनकी लगामें नहीं कसी, तो आने वाले दिनों में हमारे देश पे कितनी बड़ी आपदा, कितनी बड़ी विपदा खड़ी नजर आ रही है। आज एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये वीडियो शारजा से किसी हिंदुस्तानी ने भेजा है, और जूं का तूं ये वीडियो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इसमें कुछ सवाल उठाए गए हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग उन सवालों का जवाब दें, और खास तौर से वो लोग जो यहां पे ऐवान हुकूमत में बैठे हुए हैं, कि उस बंदे ने जो सवाल किया है, उन सवालों का आपके पास कोई जवाब है? आइए देखते हैं वो वीडियो। नमस्कार मोदी जी, तुम्हारा बीजेपी टीम में क्या हो गया? तुम्हारा बीजेपी टीम की क्या पागल हो गया? क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? क्यों मोहम्मद नबी के गलत बोल रहे? क्यों तुम उधर से मुस्लिम का बहुत लपड़ा कर रहे? हम हिंदू है, मैं इधर ये यूएई में रहता हूँ, शारजा में। हम इधर से 19 ईयर्स है। हम लोग को मुस्लिम का साथ पीता हूँ, साथ खाता हूँ, साथ सोता हूँ। इधर से पूरा इस्लाम का सैलरी, इस्लाम का पैसा बना रहा हूँ इधर। ये मेरा बच्चा वो स्कूल पढ़ रहा, पूरा इस्लाम का पैसा है? तुम मोहम्मद नबी के गलत बोलने के पहला तुम सोचा हम लोग को, हमारा लाइफ का तुम लोग को सोचा? इधर पूरा हिंदू बाहर जाओ ऐसा बोलेगा तो किधर जाएगा? हम 19 ईयर्स इधर से, हमारा काम सब कुछ इधर ही है, हमारा बिजनेस सब कुछ इधर ही है। इंडिया का आएगा क्या करेगा? मैं तुम जॉब दे देगा, हमारा फैमिली सब पैसा तुम दे देगा, खाना तुम दे देगा। भाई आप लोग इधर ये भाई के साथ इधर रहते हो यार, पूरा साथ खाते, साथ पीते, साथ सोते है।
तुम इधर से चुपचाप बैठे करो यार, तुम गलत गलत नहीं बोलो यार मुस्लिम का और मोहम्मद नबी का। तुम उधर से मस्जिद हटा के तुम मंदिर बना रहे, इधर से ये में इस्लाम कंट्री में मंदिर बना रहे। देखो उसको तुम्हारा फर्क इधर फर्क है। कितना कितना कतार, ओमान, सऊदी, कितना मुस्लिम कंट्री में कितना हिंदू लोग का काम कर रहे हैं, उसका सेफ्टी क्या है? तुम चुपचाप कर बैठो यार, तुम चुपचाप करके बैठो यार, प्लीज प्लीज यार। मस्जिद हटा के तुम मंदिर बना रहे ना, प्लीज यार मंदिर नहीं बना दो, स्कूल पढ़ा दो, स्कूल बना दो। पूरा तुम्हारा बीजेपी टीम का पूरा स्कूल में भेजो प्लीज यार, चुपचाप के बैठो यार। बार बार तुम ऐसा बोलेगा इधर से मिडिल ईस्ट में पूरा हिंदू में हम लोग को मुस्लिम से चेंज हो जाएगा। आपने देखा उस वीडियो को, उस आदमी को आपने अपनी लहजे में, अपने जबान में बोलते हुए भी सुना, लेकिन इतना जरूर आपने समझ लिया होगा कि वो जो कुछ कह रहा है उसमें उसका दर्द छुपा हुआ है, उसके आने वाले दिनों की चिंता छुपी हुई है। वो एक सवाल कर रहा है और यह सवाल डायरेक्ट हमारे सरकार से है। आप कैसे उसकी बात को रद्द करेंगे, क्योंकि कौन सी बात उसकी गलत है, जबकि वो ये कह रहा है कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में मस्जिदों को तोड़ने की बातें की जा रही है, मस्जिदों को ढाने की बातें की जा रही है, जमीन खोदकर शिवलिंग तलाश करने की बात की जा रही है, और उन देशों में जो कि इस्लामी मुल्क हैं, वहां के देशों में मंदिर बनाए जा रहे हैं, भव्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। वहां पे हिंदुस्तानी जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके रहने सहने, खाने पीने, हर चीज का इज्जतदार जिंदगी जीने का एक साधन जुटाया जा रहा है। उन्हें हर तरह से समाज का एक मजबूत सुतून बनाया जा रहा है। पर हमारे यहां क्या हो रहा है? महज सियासी रोटियां सेकने के चक्कर में हमारे ये नेता, हमारे ये सियासतदान हमें कहां से कहां लेकर चले आए हैं, और हम हिंदुस्तानी नागरिक इतने बेवकूफ हो गए हैं कि हमारी आंखों पे जैसे पट्टी सी बंध गई है। हम ना कुछ देखना चाहते हैं, ना कुछ समझना चाहते हैं। उस बंदे ने कहा कि वो 19 साल से वहां पे मुकीम है, वहां पे उसने एक अच्छी खासी जिंदगी की शुरुआत कर ली थी। आज जबकि उसे यह हुक्म मिला है कि वो हिंदुस्तान वापस चला जाए, तो जो कुछ उसने कमाया वो भी वहीं रह गया, उसके बच्चों की तालीम अधूरी रह गई, उसकी फैमिली, उसका हाल, उसका मुस्तकबिल, सारी चीजें स्टेक पे आ गई। महज इन दो लोगों की वजह से 70 लाख लोगों पे खतरे मंडलाने लगे। पर इससे इन्हें क्या फर्क पड़ता है? वो तो अभी अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं, और उल्टा वही ये कह रहे हैं कि हमें जान से मार देने की धमकी दी जा रही है, हमारे घर वालों को मारने की धमकी दी जा रही है। ये बेवकूफी की बातें करने से पहले आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो बयान आप देने जा रहे हैं, वो जो बातें आप कहने जा रहे हैं, वो कितनी जलील और कितनी गिरी हुई है, और ये गिरी हुई बातें आप किन के बारे में कहने जा रहे हैं? बहुत ही अफसोस होता है, बहुत ही अफसोस होता है कि वो लोग जो पार्टी के जिम्मेदार हैं, वो लोग जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो पार्टी की विचारधारा को लोगों तक लेकर आए, और ऐसे में जैसे ही यह हादसा हुआ तो पार्टी ने कहा कि ये लोग फ्रिंज एलिमेंट हैं, इनकी अपने व्यक्तिगत विचार हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं से पल्ला झाड़ लिया? लेकिन प्रवक्ता कौन होता है? प्रवक्ता तो वही होता है ना जो पार्टी की विचारधारा या पार्टी की सोच या पार्टी के शेड्यूल को लेकर लोगों तक आता है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जो पॉइंट है, ये वक्त आ गया है कि अब भी सारी बातों को छोड़कर सोचना चाहिए कि जो कुछ हो चुका वो तो हो चुका, और अब जो हो रहा है क्या वो सही है, या आगे क्या करना है, कैसे करना है कि ये वातावरण, ये एटमॉस्फेयर अपनी जगह पर आ जाए, सारी चीजें बिल्कुल पहले की तरह से नॉर्मल हो जाएं। वरना आप सोचिए कि हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को बाहर के मुल्कों में मॉल्स और स्टोर से निकाल निकाल कर सड़कों पर फेंका जा रहा है। पेट्रोल और गैस के बारे में सुना जा रहा है कि उसकी एक्सपोर्ट वो लोग भारत को
बंद कर देंगे, भारत के साथ अपने सफारती ताल्लुकात को ख़त्म कर लेंगे और कई जगहों पे कई मुल्कों ने भारत के एम्बेसडर्स को बुलाकर बाकायदा बहुत ही सख्त लहजे में इस बात की आपत्ति भी जताई है। हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या इस तरह से हम अपने देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, या देश को और देश के लोगों को हम लाभ पहुंचा रहे हैं? और सबसे बड़ी जो खास बात है वो मैं जो आपके सामने कहने वाला हूं कि आपने उस वीडियो में देखा होगा कि उस आदमी ने जहां पे कई बातें कही, उस वीडियो को हमने हूबहू आपके सामने पेश किया है। उस पे उस बंदे ने लिख दिया है कि बीजेपी को स्कूल जाना चाहिए। मैं इस बात पे टिप्पणी नहीं करूंगा कि मंदिर बनाना चाहिए या उसकी जगह पे स्कूल बनाना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उसने एक बात यह कही है, हमारे यहां तो हर वक्त लव जिहाद और ये जिहाद और वो जिहाद के नारे लगते रहते हैं, लेकिन जैसा कि उसने एक शंका जताई है कि अगर यही माहौल रहा तो मुमकिन है कि ये लोग, जो लोग इस्लामी देश में रह रहे हैं इज्जत आबरू के साथ, पूरी समाजी सिक्योरिटी के साथ, ऐसा ना हो कि अपने हाल को सही रखने के लिए और अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को सिक्योर्ड रखने के लिए वो लोग मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाएं, वो लोग कन्वर्ट हो जाएं। अगर ये शुरू हो गया तो फिर आप लोग इसे किस जिहाद का नाम देंगे? सोचिएगा जरूर। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो हालात पैदा हुए ये बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के एक्शन की जरूरत चाहिए वो एक्शंस अभी तक नहीं लिए गए हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, लाजिम है कि इस मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।